डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की बी हाइव इंग्लिश के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है काठमांडू। यह बिक्रम सेठ का एक यात्रा वर्णन है, ट्रैवल लॉग है, जिसमें उन्होंने काठमांडू की यात्रा के बारे में बताया है। तो चलिए देखते हैं आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहला है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इस चैप्टर के बारे में समझ जितनी आपने विकसित की है उसके आधार पर प्रश्नों के आंसर्स देना, उत्तर देना। So the first question is answer these questions in one or two words or in a short phrases. इस चैप्टर में जो इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप एक या दो शब्दों में या कि छोटे से फ्रेजेस में दे सकते हैं। So the first question is name the two temples the author visited in Kathmandu. काठमांडू की यात्रा के दौरान उन दो मंदिरों के नाम बताइए जहां ऑथर ने, इस लेखक ने यात्रा की थी। आंसर: The two temples the author visited in Kathmandu were the Pashupatinath temple and the Bodhnath स्तूप। काठमांडू में बौद्धनाथ स्तूप और पशुपतिनाथ टेम्पल की यात्रा इस लेखक ने की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द राइटर सेज all this I washed down with Coca-Cola. What does all this refer to? राइटर यहाँ कहता है कि मैंने इन सभी चीजों को कोका कोला की मदद से धो डाला। यहाँ all this किसके लिए आया है? So the answer is all this refers to all the food items, the marzipan bar and the corn on the cob that he ate. उस राइटर ने, उस लेखक ने जो ये सारी चीजें खाई थी उसके लिए all this वर्ड का, फ्रेज का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, What does Bikram Seth compare to the quills of a porcupine? Porcupine नाम के जानवर, जिसको हिंदी में हम शेही कहते हैं, उसके कांटों की तुलना बिक्रम सेठ ने किससे की है? So the answer is Bikram Seth compares the 50 or 60 fruits protruding from the pole of a fruit seller to the quills of a porcupine. porcupine के कांटों की तुलना बांसुरी बेचने वाले के उस खंभे में लगी हुई 50 से 60 बांसुरियों से बिक्रम सेठ ने उनकी तुलना की है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। 5 प्रकार की बांसुरियों के आप नाम बताइए। द आंसर इज 5 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर द रीडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड द क्लियर और बीट द फ्रूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। These are the kinds of fruits available in the world. Question number 2. Answer each questions in a short paragraph. इन प्रश्नों के उत्तर आपको शॉर्ट पैराग्राफ में, छोटे पैराग्राफ्स में देना है, 30 या 40 वर्ड्स में। The first question is what differences does the author note between the fruit seller and the other hawkers? इस लेखक ने बांसुरी बेचने वाले और अन्य जो हॉकर्स होते हैं उनके बीच में क्या अंतर नोट किया था? आंसर: द ऑथर नोट्स दैट द फ्रूट सेलर डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स लाइक द अदर हॉकर्स। यहाँ ऑथर ने ये चीज नोट की कि दूसरे हॉकर्स की तरह, दूसरे चलते फिरते सामान बेचने वाले लोगों की तुलना में जो बांसुरी बेचने वाला है वह चिल्ला चिल्लाकर अपने सामान को बेचने का प्रयास नहीं कर रहा है। He was calm and quiet. वह शांत और चुप है। क्वेश्चन नंबर 2, What is the belief at पशुपतिनाथ about the end of कलयुग? पशुपतिनाथ में कलयुग के अंत के बारे में कौन सी मान्यता है, कौन सा विश्वास लोग करते हैं? आंसर: द बिलीफ दैट, विश्वास ये है, मान्यता ये है, when half protruded small sign emerges fully on the bank of Bhagwati river, the goddess inside will escape and the evil period of the Kal Yuga will end on earth. ये मान्यता ये है कि बागवती नदी के किनारे पर जो आधा उभरा हुआ शाइन है, जब वह पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो उसके अंदर से देवी जो है बाहर निकल जाएगी, एस्केप हो जाएगी। एंड द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड, और इस प्रकार से कलयुग का ये बुरा समय समाप्त हो जाएगा इस पृथ्वी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स। इस लेखक ने बहुत ही पावरफुल इमेजेस और पिक्चर्स ड्रा की हैं। पिक आउट 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। आप नीचे दिए गए प्रश्नों
में से प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 एग्जाम्पल्स दीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग सीन्स ऑफ फिब्राइल कंफ्यूजन। फिब्राइल कंफ्यूजन का मतलब होता है बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति, बहुत ज्यादा भ्रम, कंफ्यूजन है किसी भी जगह। तो इस सीन को बताने के लिए क्या क्या ऑथर ने यूज किया है शब्दों को। पहला, a royal Nepalese princess for whom everyone bows and makes ways। यहाँ नेपाली राजघरानी राजशाही की एक राजकुमारी है जिसके लिए सभी लोग झुकते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके लिए रास्ता देते हैं। सेकंड, a group of saffron-clad westerns struggling to enter the main gate। गेरुआ वस्त्र पहने हुए कुछ पश्चिमी लोग हैं और वो मेन गेट के अंदर प्रवेश करने का संघर्ष कर रहे हैं। और थर्ड, अ फाइट दैट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। और उसी जगह पर दो बंदरों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द थिंग्स ही सीज इंक्लूडेड। उन्होंने जो जो चीजें देखी हैं उसमें क्या क्या शामिल था। आंसर देखिए, he sees small signs, वह छोटे छोटे साइंस देखता है। flower adorned deities, फूलों की माला पहने हुए देवी देवता। along the narrowest and busiest street, with fruit seller, जहाँ की फल सब्जी बेचने वाले भी हैं, फ्रूट सेलर बांसुरी बेचने वाले हैं, हाकर्स हैं पैदल चलकर या कि अपने ठेलों पर सामान बेचने वाले हैं। आप पोस्ट कार्ड्स, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को बेचने वाले लोग वहां हैं, इन सभी को देखता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द साउंड्स ही हियर्स। यहाँ ऑथर कौन कौन सी आवाजें सुनता है। आंसर देखिए, फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज। वहां जो रेडियोज हैं उससे फिल्मी सॉन्ग बड़ी ही कर्कश आवाज में बज रहे हैं। कार हॉर्न साउंड, कारों के जो हॉर्न्स हैं उनकी आवाज आ रही हैं। बाइसिकल बेल्स रिंग, stray cows row questioningly and at motorcycles। जो यहाँ वहाँ घूमती हुई गायें हैं वह भी धीमी आवाज में रंभा रही हैं। vendors shout out their wares। और जो सामान बेचने वाले हैं वह अपने सामान को चिल्ला चिल्ला कर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये साउंड्स हैं जो वहाँ ऑथर सुनता है। अब आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 100 to 150 वर्ड्स ईच। इन प्रश्नों के उत्तर को आपको 100 या 150 शब्दों में लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। So the first question is, compare the contrast the atmosphere in and around the Bodhnath shrine with the Pashupanath temple। जो बौद्धनाथ श्राइन है और पशुपतिनाथ का टेम्पल है, इन दोनों जगहों पर, उन दोनों जगहों के अंदर और उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें कॉन्ट्रास्ट क्या है, अलग क्या है, उनकी तुलना कीजिए। Look at the answer. There is the atmosphere of febrile confusion at the पशुपतिनाथ टेम्पल। बताया गया है कि पशुपतिनाथ टेम्पल में बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति है। The tourists, pilgrims, priests and animals roam around। यहाँ सब लोग, चाहे वो टूरिस्ट हों, चाहे वो तीर्थयात्री हों, चाहे वो पुजारी हों या जानवर हों, सब यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। A rush of people can be seen elbowing each other to gain entry। यहाँ देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरे को कोहनियां मारते हुए मेन गेट से एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं। One can see monkeys fighting in the temple। यहाँ तक कि उस मंदिर में बंदरों को भी आपस में लड़ते हुए देखा जा सकता है। There is a lot of activity going on near the holy river Bagmati that flows near the temple। उस मंदिर के पास से बहने वाली बागमती नदी के किनारों पर भी बहुत सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज चल रही हैं। On the contrary, वहीं दूसरी तरफ, the atmosphere at the बौद्धनाथ temple is calm and quiet। वहीं दूसरी तरफ बौद्धनाथ टेम्पल का जो वातावरण है वो बड़ा ही शांत है। द टेम्पल हैज एन इमेंस व्हाइट डोम। उस टेम्पल में बहुत ही खूबसूरत शानदार सफेद गुंबद है। विद एन आउटर रिंग रोड, और उसके बाहर से एक रिंग रोड है। द प्लेस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस एज देयर आर नो नॉइज अराउंड अस। ये जो स्थान है यह शांति का एक विश्राम स्थल कह सकते हैं। हेवन मीन्स होता है आराम करने की जगह, तो एक ऐसा जगह है जहां शांति ने भी आराम कर रखा है। देयर आर नो नॉइज और क्राउड अराउंड, क्योंकि वहां कोई भी भीड़, कोई भी शोर आसपास नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट? काठमांडू की सबसे व्यस्त सड़क का वर्णन इस ऑथर ने कैसे किया है? Look at the answer. The author describes Kathmandu's busiest streets as vivid, mercenary and religious. ऑथर ने काठमांडू की ये सबसे व्यस्त सड़क को बहुत ही विविधतापूर्ण, मसनरी मीन्स होता है धन का लालच या धन के लालच में कुछ काम करना, एंड रिलीजियस विथ स्मॉल साइंस टू फ्लावर अडॉर्न डेटीज अलॉन्ग द नैरेस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट। वहां वो देखता है कि बहुत सारी धार्मिक चीजें हो रही हैं, छोटे छोटे साइंस हैं और फूलों से लदे हुए देवी देवता हैं इस सकरी और व्यस्ततम सड़क में। द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ फ्रूट सेलर। इस सड़क में बहुत सारे फल बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, एंड हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड बेचने वाले हॉकर्स हैं। शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स। कुछ ऐसी दुकानें हैं जो कि पश्चिमी रीति रिवाज की कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं। फिर रोल्स एंड चॉकलेट्स और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटिक। वहाँ कॉपर के कुछ बर्तन भी मिल रहे हैं और नेपाल के कुछ पुरातन चीजें भी मिल रही हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्रेक आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स साउंड, बाइसिकल बेल्स रिंग। वहां वो देखता है कि रेडियो से बहुत ही कर्कश, कान को अप्रिय लगने वाले फिल्मी सॉन्ग्स बज रहे हैं, कार के हॉर्न बज रहे हैं, बाइसिकल की रिंग बज रही हैं। स्ट्रे काउज रो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल, और काऊ भी रंभा रही हैं अपनी धीमी आवाज में। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और वहां के सामान बेचने वाले भी अपने सामान को चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। एक बांसुरी, किसी भी बांसुरी की आवाज को सुनना मानव जाति से बहुत ही समानता व्यक्त करने वाला होता है। व्हाई डज द ऑथर से दिस? ऑथर इस चीज को क्यों कहता है? Look at the answer. The author says that a flute is the most universal and most particular of sound. ऑथर यहाँ कहता है कि जो बांसुरी है ये बहुत ही व्यापक, बहुत ही सार्वभौमिक और एक विशेष प्रकार की आवाज निकालती है। फ्लूट इज फाउंड इन एवरी कल्चर। बांसुरियां हर सभ्यताओं में पाई जाती हैं। फ्लूट हैज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ह्यूमन बीइंग। जो फ्लूट का कैरेक्टर है, चरित्र है, गुण है, वो भी मनुष्यों के ही जैसा है। The sound produced by the flute is the closest to human voice. बांसुरी के द्वारा उत्पन्न ध्वनि मनुष्य की आवाज से बहुत ही मेल खाती है। Its motive force is living breath, और इसको गति देने वाला, इसको जो बजाने का ताकत है वो उसको ब्रेथ से मिलती है, फूंक से, हवा से मिलती है, जो हम मुंह से फूंक कर बजाते हैं। It too needs to pause and breathe before it can go on. बांसुरी को भी हवा से फूंकना पड़ता है, हवा को रोकना पड़ता है इससे पहले कि वो बजे। जिस प्रकार से मनुष्यों को जीवित रहने के लिए सांस छोड़ना, सांस लेना पड़ता है, उसी प्रकार से बांसुरी को भी बजने के लिए सांस को छोड़ना, रोकना पड़ता है। इसके साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। नाउ कम ऑन टू थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज सेक्शन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस। आप नीचे दिए गए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए और उन इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस की मीनिंग समझिए। देन मैच द फ्रेजल वर्ब इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। और उसके बाद जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिसमें हम प्रीपोजिशंस का या किसी अन्य वर्ड्स का यूज करके नए मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कम्युनल वॉर ब्रोक आउट when the princess was abducted by neighboring prince. यहाँ broke out आया है। The cockpit broke up from the plane during the plane crash. The car broke down on the way and we were left stranded in the jungle. The dacoit broke away from the police as they took him to court. The brothers broke up after the death of the father, and the thief broke into our house when we were अवे। यहाँ आप देखिए हर सेंटेंस में ब्रोक आया है, ब्रेक से बना है, लेकिन इनमें हर बार आउट, अप, डाउन, अवे, अप एंड इनटू वर्ड्स का यूज हुआ है, जिससे इनकी मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सो लुक एट द एक्सरसाइज। Here are the phrasal verbs and here are the meanings. You are to match the meaning of that phrasal verb from section A to B. So the first one is break out. What is the meaning of this? The meaning of this is ऑफ स्टार्ट सडनली। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक कोई चीज शुरू हो जाना। यूजुअली अ फाइट, अ वॉर और डिसीज। खास तौर से चाहे वो
लड़ाई झगड़ा हो, युद्ध हो या कोई बीमारी हो। उसके बाद सेकंड है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मीन्स होता है टू कम अपार्ट ड्यू टू फोर्स। बल की या झटके की वजह से कोई चीज बाहर आ जाए उसे ब्रेक ऑफ कहते हैं। द थर्ड वन ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स होता है स्टॉप वर्किंग, किसी चीज का काम करना बंद कर देना, ये ब्रेक डाउन। कुछ नेक्स्ट है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे मीन्स टू एस्केप फ्रॉम समवन्स ग्रिप, किसी के कब्जे से, किसी के पकड़ से बाहर निकल जाना, बचकर निकल जाना, उसे ब्रेक अवे कहते हैं। द नेक्स्ट वन ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स एंड अ रिलेशनशिप, अपना रिश्ता तोड़ देना, दैट इज ब्रेकअप। एंड द लास्ट वन ब्रेक इनटू। ब्रेक एंड एंटर इलीगली, अनलॉफुल ट्रेसपासिंग, गैर कानूनी तरीके से कहीं घुस जाना, उसे हम ब्रेक इनटू कहते हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनकी मैचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द सफिक्सेस ION और TION टू फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ आप नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें ION या TION यूज करके नाउन फॉर्म इनका बनाइए। मेक द नेसेसरी चेंजेस इन द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स। आप ऐसा करते समय यदि कहीं आवश्यक है कि स्पेलिंग को चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रोक्लेम है, इसका नाउन बनता है प्रोक्लेमेशन। Look at the screen here. You can find some words here. You are to make the noun form of words given here. The first one is cremate. What is the noun form of cremate? That is cremation. Means we have joined ION here. We have suffixes ION and remove E. The second one is act, and this will become action. Exhaust, exhaustion. Invent, invention. Tempt, temptation. Immigrate, immigration. Direct, direction. Meditate, meditation. Imagine, imagination. Dislocate, dislocation. Associate, association. And dedicate, dedication. You can pause the video and write down these noun forms in your notebook. Question number next. Now fill in the blanks with suitable words from the ones that you have formed. अब आपने पिछली वीडियो यहाँ स्क्रीन में जो वर्ड्स सीखे हैं, इनका अब आपको नेक्स्ट स्क्रीन में जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें यूज करना है। यहाँ देखिए, मास लिटरेसी वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन की आविष्कार के बाद ही बहुत बड़े पैमाने पर साक्षरता का अभियान चलाया जा सका है। रमेश इज अनेबल टू टैकल द सिचुएशन एज ही लैक इमेजिनेशन। रमेश इस परिस्थितियों को टैकल करने में, उसका सामना करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसके पास कोई इमेजिनेशन नहीं है। आई कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू ओपन द लेटर। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर द मेन keys to success. And the last, children were almost fainting with exhaustion after being made to stand in the sun. तो इस एक्सरसाइज को भी आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन, यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास एंड इनवर्टेड कॉमास wherever necessary in the following paragraph. नीचे आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें किसी भी पंक्चुएशन का, किसी भी कैपिटल लेटर्स का, इनवर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया गया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर जगह है कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप आदि का यूज करना है और उस पैराग्राफ को फिर से देखना है। यहाँ आपको उसका आंसर दिया जा रहा है। Look at the answer here. An arrogant lion was wandering through the jungle. One day, he asked the tiger, here there is direct narration, who is stronger than you? You, O lion, replied the tiger. Who is more fierce than a leopard? Asked the lion. You, sir, replied the leopard. He marched up to an elephant and asked the same question. The elephant picked him up in his trunk, swung him in the air and threw him down. Look, said the lion, there is no need to get mad just because you don't know the answer. So we have used proper punctuation, proper capitalization of letters, question marks, etc. Now come on to the grammar section, simple present tense. In this chapter, we will discuss about some sort of rules about the simple present tense. So, where we use simple present? Mainly, we use simple present in three situations.
which are given here. The first one, to narrate a story to make it more dramatic or immediate. किसी भी कहानी को कहना और उसमें जब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं तो हम उस चीज को थोड़ा ड्रामेटिक कर देते हैं, नाटकीय करते हैं और उससे ऐसा पता चलता है कि वो कहानी, वो घटना हमारे सामने ही हो रही है. दूसरा यूज है टू स्पीक अबाउट व्हाट इज यूजुअली और जनरली ट्रू. ऐसी चीजों को बताने के लिए जो अक्सर या सामान्यतः सत्य होती हैं. और तीसरा, टू रेफर टू हैबिचुअल एक्शन. कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में बताने के लिए जो हम आदतन करते हैं. In these sentences, words like every day, often, seldom, never, every month, generally, usually, etc. may be used. ऐसे sentences में आप every day, often, seldom, never, every month, generally या usually शब्द भी पाएंगे. मतलब कुल मिलाकर सिंपल प्रेजेंट का 3 जगह या 4 जगह यूज होता है किसी कहानी को कहने में, ऐसे कामों को बताने में जो अक्सर होते हैं, ऐसे काम जिनकी हमको आदत होती है, और एक और यूनिवर्सल ट्रुथ जो शाश्वत सत्य होते हैं, ऐसी घटनाएं जो जन्म जन्मांतर से हो रही हैं और संभावना है कि आगे भी होती रहेंगी, ऐसी जगहों पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन ब्रैकेट. अब आपको कुछ एक्सरसाइज दी जाएगी, इसमें आपको ब्रैकेट में एक वर्ब दी गई है, उसका करेक्ट फॉर्म यूज करना है जिससे वो सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाए. सो दिस इज द पैराग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. द हार्ट इज अ पंप दैट you are to fill here the correct form of verb. So in the simple present tense we use the yes या yes form of verb. हम simple present में verb की yes या yes form यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और बाकी के साथ हम रूट फॉर्म ही यूज करते हैं. So you can see here send, take place, force, expand, contract. So the correct form of verb is sends, takes place, contracts, forces and expands. Now come on to the second. The African lungfish can live without water for up to 4 years. During a drought, it digs a pit and encloses itself in a capsule of shrimp and earth, leaving a tiny opening for air. The capsule dries and hardens, but when rain comes, the mud dissolves and lungfish swims away. And in the third one, Mahesh, we have to organize a class party for our teacher. Does anyone play an instrument? Rohit plays the flute. Mahesh, does he also act? No, he composes music. Mahesh, that's wonderful. इस प्रकार से इस चैप्टर की एक्सरसाइज समाप्त होती है. अगले चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.